राम राम साहब, आइए आइए। आप लोग इतनी बारिश में आए हैं, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। किशन, तुम्हारे पिताजी ने ढाबा बनाने के लिए बैंक से 50,000 रुपए का कर्ज लिया था। 30,000 रुपए जमा हो चुके हैं, लेकिन 20,000 अभी भी बाकी हैं। बैंक के नियम के अनुसार अगर समय पर पैसा जमा नहीं हुआ तो ढाबा बैंक के कब्जे में चला जाएगा। साहब, मुझे सब पता है, लेकिन पिताजी के जाने के बाद घर की हालत बहुत खराब हो गई है। मेरे पास इस ढाबे और छोटे से तालाब के अलावा कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं मेहनत करके आपका पूरा पैसा चुका दूंगा। साहब, हम गरीब लोग हैं। मेरे पति दिन रात मेहनत करते हैं। बस हमें थोड़ा समय दे दीजिए, हम किसी भी तरह आपका सारा पैसा लौटा देंगे। सर, इनकी हालत देखकर सच में दुख हो रहा है। वैसे भी हमारे बॉस इतने सख्त हैं कि कल रिकवरी के बारे में पूछ रहे थे। मैंने कहा कोशिश कर रहा हूं, तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने उनके घर की सारी चाय पी ली हो। चुप भी रहो। देखो किशन, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं, लेकिन बैंक नियमों से चलता है। अगर मैंने ऊपर रिपोर्ट भेज दी कि पैसा जमा नहीं हुआ तो बैंक वाले कल ही ढाबे पर कब्जा करने आ जाएंगे। साहब, बस एक मौका दीजिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं मेहनत करूंगा और आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीना देता हूं, ठीक 1 महीना। अगर 30 दिन के अंदर तुमने 20,000 रुपए जमा नहीं किए तो फिर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। वो ढाबा कानूनी तौर पर बैंक का हो जाएगा। देखा किशन, हमारे सर कितने दयालु हैं। वैसे सर, अब चलें? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। इस गांव में कहीं अच्छी मिठाई मिलती है क्या? तुम्हें बस खाने की पड़ी रहती है। चलो यहां से। दोनों अधिकारी जीप में बैठकर चले गए। बारिश तेज हो गई। किशन भीगता हुआ वहीं जमीन पर बैठ गया और सिर पकड़कर अपनी किस्मत को निहारने लगा। देखा आपने, आज तो बात टल गई, लेकिन 1 महीने बाद क्या होगा? ये बारिश का मौसम है, ढाबे पर वैसे भी कोई ग्राहक नहीं आता। पिताजी ने कर्ज लेकर बहुत बड़ी गलती की थी। तुम पिताजी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? उन्होंने वो कर्ज हमारे भविष्य के लिए लिया था। वो चाहते थे कि हमारे पास अपना एक काम हो ताकि हमें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारी खुशियों के लिए लगा दी। खुशियां? कौन सी खुशियां? 20,000 रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। हमारे पास है ही क्या? ये पुराना ढाबा जिसकी छत से बारिश का पानी टपकता रहता है और एक तालाब जिसमें सिर्फ मेंढक टर्राते हैं। हम इन पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? क्या हम अपना तालाब बेच दें? बिल्कुल नहीं। वो तालाब हमारी आखिरी निशानी है। उसे बेचना मतलब अपनी जड़ें काटना होगा। मैं उसे कभी नहीं बेचूंगा। अरे वाह, जड़ें बचानी है, लेकिन सिर पर छत चाहिए या नहीं? बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन खाना बनाते समय नमक तक सही नहीं डाल पाते। पिछली बार की दाल याद है? बिल्कुल समुद्र के पानी जैसी थी। अरे वो तो एक छोटी सी गलती थी। स्कूल के दिनों में मेरी बनाई चीजें खाने के लिए पूरी क्लास लाइन लगाती थी। मास्टर जी भी मेरी खूब तारीफ करते थे। बस एक मौका मिल जाए फिर देखना। हल्की हल्की बारिश थम चुकी थी। किशन तालाब के किनारे खड़ा है और पानी में तैरती मछलियों और केकड़ों को देख रहा है। वह सोच में डूबा है। तभी उसे सड़क के दूसरी तरफ 2 बड़े और आलीशान ढाबे दिखाई देते हैं। एक धनराज ढाबा और दूसरा लालचंद ढाबा। लोग वहां की मशहूर मछली करी और चिकन बिरयानी का आनंद ले रहे हैं। धनराज और लालचंद ने पूरे बाजार पर कब्जा कर रखा है। वे मछली और चिकन बेचते हैं और लोग वही खाते हैं। अगर मैं भी वही बेचूंगा तो कोई मेरे पास क्यों आएगा? मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो इस पूरे जिले में किसी ने न किया हो। वह नीचे झुककर तालाब के किनारे एक बड़े केकड़े को देखता है। अचानक किशन की आंखों में एक चमक आती है। मिल गया आइडिया। यह तालाब में ढेर सारे झींगे और केकड़े हैं। गांव में कोई भी इनका पकौड़ा नहीं बेचता। लोग मछली तो खाते हैं, लेकिन झींगे और केकड़े के पकौड़े, ये तो एकदम नया होगा। किशन दौड़कर घर जाता है। सुनो,
मुझे पता चल गया कि हमें क्या करना है। हम अपने ढाबे पर झींगे और केकड़े के पकौड़े बेचेंगे। क्या? केकड़े? छी, वो डरावने जीव जिनके बड़े बड़े पंजे होते हैं। मुझे तो उन्हें देखने से ही डर लगता है। वे काटते हैं। आप पागल हो गए हैं क्या? अरे पगली, वो जीवित केकड़े काटते हैं, तले हुए पकौड़े नहीं। जब हम उन्हें मसालों में लपेटकर गरम तेल में तलेंगे तो वे इतने कुरकुरे और स्वादिष्ट हो जाएंगे कि तुम खुद मांग कर खाओगी। ये बिजनेस हमें रातों रात अमीर बना देगा। मुझे तो अब भी डर लग रहा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये चलेगा तो ठीक है। पर याद रहे, अगर किसी ग्राहक को केकड़े ने काट लिया तो मैं कह दूंगी कि मैं आपको जानती ही नहीं। चिंता मत करो, मैं पकौड़ों के साथ एक चेतावनी भी लिख दूंगा। सावधानी, पकौड़े इतने स्वादिष्ट हैं कि वे आपके दिल को काट सकते हैं। हे भगवान, अब मुझे घर में केकड़ों के साथ रहना पड़ेगा। कल को कोई केकड़ा भागकर बिस्तर के नीचे घुस गया तो? अरे नहीं भागेगा, और अगर भागा भी तो मैं उसे पकड़ लूंगा। तुम बस चिल्लाना मत, नहीं तो पूरा गांव जमा हो जाएगा। अगले दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। किशन ने अपने पुराने ढाबे को अच्छी तरह साफ किया। कड़ाहे में गरम तेल खौल रहा था और मसालों की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। ढाबे के बाहर एक बोर्ड लगा था, किशन का झींगा पकौड़ा ढाबा। बारिश के बावजूद गांव के लोग उत्सुकता से वहां इकट्ठा होने लगे। अरे भाई, ये क्या चीज है? केकड़े के पकौड़े? क्या ये सच में खाने लायक होते हैं या ये हमें अस्पताल पहुंचाने की साजिश है? अरे काका, आप भी कितने डरपोक हैं। नया प्रयोग करना चाहिए, लेकिन मुझे डर है कि कहीं ये केकड़ा पेट के अंदर जाकर हमें अंदर से ना काटने लगे। आइए आइए काका, आइए चाचा, डरिए मत। ये केकड़े अब बहुत शांत हो चुके हैं। मैंने इन्हें इतने मसालों से नहलाया है कि अब इनमें काटने की ताकत नहीं, सिर्फ स्वाद देने की क्षमता बची है। एक बार चक्कर देखिए। भाई, ये सच में नहीं काटेगा ना? मुझे बचपन में एक बार केकड़े ने उंगली दबा ली थी, मैं 3 दिन तक रोया था। अरे भाई साहब, ये पकौड़ा है, कोई जंगली जानवर नहीं। आप बस इसे चटनी के साथ खाइए और देखिए कैसे आपका मूड बदल जाता है। किशन गरम गरम सुनहरे रंग के पकौड़े प्लेट में सजाकर लाता है। ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और नींबू छिड़का हुआ है, साथ में तीखी हरी चटनी है। लोग धीरे धीरे चखना शुरू करते हैं। जैसे ही पहला टुकड़ा उनके मुंह में जाता है, सबके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वाह, क्या स्वाद है! ऐसा लग रहा है जैसे मुंह में स्वाद का विस्फोट हो गया हो। किशन बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि केकड़ा इतना स्वादिष्ट हो सकता है। अरे ये तो सच में लाजवाब है। किशन, जरा एक प्लेट और लाना, और हाँ, चटनी थोड़ी और ज्यादा देना, कंजूसी मत करना। बारिश तेज होती गई, लेकिन ग्राहकों की भीड़ भी बढ़ती गई। देखते ही देखते पूरा ढाबा भर गया। किशन तेजी से पकौड़े परोसने लगे और चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। तभी किशन का बचपन का सबसे अच्छा दोस्त गुड्डू अपनी छोटी बहन के साथ ढाबे पर पहुंचा। दोनों को देखकर किशन खुशी से मुस्कुरा उठा। ओए किशन, मेरे भाई, क्या बात है! पूरे गांव में सिर्फ तेरे ढाबे की चर्चा हो रही है। मैंने सुना कि तूने कुछ ऐसा बनाया है जिसे खाकर लोग अपनी सुध बुध खो रहे हैं। अरे गुड्डू, तू कब आया? और तेरी छोटी बहन भी साथ है। देख कितनी बड़ी हो गई है। भैया, क्या मैं भी ये झींगे वाले पकौड़े खा सकती हूँ? मैंने पहले कभी नहीं देखे। क्यों नहीं खा सकती? बिल्कुल खाओ। और सुनो, अभी से अभ्यास कर लो। जब तुम्हारी शादी होगी तो अपने ससुराल वालों को ये पकौड़े बनाकर खिलाना। तुम्हारी सास खुश होकर कहेगी, वाह, ऐसी बहू मिली है जो हमें शाही पकौड़े खिलाती है। अरे भाई, तू अभी से इसकी शादी की बातें कर रहा है, लेकिन बात तो सच है। इसकी शादी अगले महीने तय हो गई है। लड़का पास के शहर से है, बहुत पढ़ा लिखा है। ये तो बहुत खुशी की बात है गुड्डू। देख, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी बहन की शादी की दावत में मैं खुद अपनी सबसे खास रेसिपी बनाऊंगा। पूरा गांव देखेगा कि गुड्डू की बहन की शादी में क्या शानदार खाना था। सच में किशन भैया,
आप बहुत अच्छे हैं। किशन, मुझे सच में गर्व है तुझ पर। तूने जिस तरह से हिम्मत दिखाई और इस पुराने ढाबे को फिर से खड़ा किया, मुझे पता है कि तू बहुत जल्द वह सारा कर्ज चुका देगा। शाम होते होते हल्की बारिश के बीच किशन के ढाबे की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। ये खबर आखिरकार धनराज सेठ और लालचंद सेठ के कानों तक भी पहुंच गई। तभी उनका नौकर दौड़ता हुआ अंदर आए। सेठ जी, बड़ी खबर है। क्या हुआ रे? इतना हांफ क्यों रहा है? सेठ जी, किशन ने अपना ढाबा फिर से खोल दिया है और वहाँ झींगा और केकड़ा पकौड़ा बेच रहा है। पूरा गांव वहाँ जमा है। आपके ढाबे में तो आज एक भी ग्राहक नहीं आया। धनराज सेठ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत लालचंद सेठ को फोन लगाया। लालचंद, सुना है किशन ने कुछ नया शुरू किया है। हमारे सारे ग्राहक वहां जा रहे हैं। लालचंद सेठ थोड़ी देर में हांफता हुआ धनराज के ढाबे पर पहुंचा। धनराज भाई, वो किशन का लौंडा हमसे आगे निकल गया। हमने बरसों की मेहनत से ये ढाबे बनाए और वो 1 महीने में हमें टक्कर दे रहा है। हमारे ढाबे पर भीड़ कम क्यों हो गई है? लोग अब हमारी मछली करी की जगह उस मामूली किशन के केकड़े के पकौड़े खाने जा रहे हैं। क्या हम इतने बेकार हो गए हैं? किशन ने कुछ नया शुरू किया है, झींगे और केकड़े के पकौड़े। लोग कहते हैं कि उसका स्वाद बहुत अनोखा है। मैंने भी सुना है कि वो बहुत कम दाम में बेच रहा है। कम दाम, स्वाद, ये सब बकवास है। वो एक मामूली लड़का है। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बिजनेस को चुनौती देने की? मैं इस गांव का सबसे बड़ा सेठ हूं और मैं किसी छोटे दुकानदार को अपने सिर पर नहीं बैठने दूंगा। तो क्या हम भी केकड़े के पकौड़े बनाना शुरू कर दें? शायद इससे ग्राहक वापस आ जाएं। बेवकूफ, हम नकलची नहीं हैं। हम उसे खत्म करेंगे। अगर वो पकौड़े बेचकर मशहूर हो रहा है तो हम उसके बिजनेस की जड़ ही काट देंगे। धनराज भाई, वो तो बहुत ईमानदार लड़का है। गांव वाले उसे पसंद करते हैं। अगर हमने कुछ गलत किया और पकड़े गए तो? पकड़े कैसे जाएंगे? हम सीधे हमला नहीं करेंगे। हम दिमाग से काम लेंगे। बस देखते जाओ, वो किशन अपने ढाबे के साथ साथ अपनी सारी उम्मीदें भी खो देगा। चलो खुद जाकर देखते हैं, आखिर उसमें ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सच में भीड़ का कोई अंत नहीं था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बीच बीच में आसमान में बिजली भी चमक रही थी। लोग कतार में लगे थे, हंसी मजाक कर रहे थे और झींगा केकड़ा पकौड़े की तारीफ कर रहे थे। हाँ, ये तो बस एक चोंचला है। कितने दिन चलेगा ये सब? अरे बुधारू, ये सच में इतना स्वादिष्ट है क्या? अरे सेठ जी, आप भी चख लीजिए। आपके ढाबे का स्वाद भूल जाएंगे। ये सुनकर दोनों सेठों का खून खौल उठा। बाहर तेज बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी। वे बिना कुछ खाए बस कड़ाही और पूरे ढाबे का मुआयना करते हुए गुस्से में वापस चल पड़े। सरपंच एक चालाक और लालची आदमी है। वह बाहर से बहुत ईमानदार दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह भ्रष्ट है। धनराज और लालचंद उसके पास आते हैं। अरे आइए आइए सेठ जी, इतनी तेज बारिश में आप दोनों यहाँ? सब कुशल मंगल तो है ना? कहीं कोई बड़ी समस्या तो नहीं आ गई? सरपंच जी, गांव में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। वो किशन अपना ढाबा चला रहा है और झींगा केकड़ा पकौड़ा बेच रहा है। उसके कारण हमारे दोनों ढाबों का धंधा चौपट होने लगा है। हमें डर है कि कहीं गांव वालों की सेहत भी खराब न हो जाए। हम तो सिर्फ गांव की भलाई चाहते हैं। अरे सेठ जी, मुझे तो किशन बहुत सीधा और मेहनती लड़का लगता है। धंधे में मुकाबला तो चलता ही रहता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? और बिना किसी सबूत के मैं उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता। लेकिन सरपंच जी, आप इस गांव के मुखिया हैं। आपकी एक बात पूरे गांव में मानी जाती है। अगर आप चाहें तो कोई न कोई रास्ता जरूर निकल सकता है। नहीं भाई, मैं ऐसे किसी गलत काम में नहीं पड़ूंगा। गांव वाले मुझे ईमानदार सरपंच मानते हैं।
मैं किसी गरीब आदमी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। धनराज सेठ हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपने कुर्ते की जेब से पैसों से भरा एक मोटा लिफाफा निकाला और चुपके से सरपंच के हाथ में थमा दिया। फिर धीमी आवाज में बोली, सरपंच जी, इसे रिश्वत मत समझिए। ये तो बस आपकी चाय पानी का छोटा सा खर्चा है। हमें सिर्फ आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। सरपंच ने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर नोटों की गड्डियां देखकर उसके चेहरे का रंग ही बदल गया। उसके होंठों पर लालच भरी मुस्कान फैल गई। अरे, आपने पहले क्यों नहीं बताया? अब जब आपने पूरी बात समझाई है तो मुझे भी लग रहा है कि किशन गांव के लिए खतरा बन सकता है। बिना नियम कानून के धंधा कर रहा है। इस पर कार्रवाई तो बनती है। अरे सरपंच जी, अभी थोड़ी देर पहले तो आप साफ मना कर रहे थे और अब इतनी जल्दी मान भी गए। अरे भैया, जब बात गांव की भलाई की हो तो मैं कभी पीछे नहीं हटता। आखिर मैं इस गांव का सरपंच हूं। गांव वालों की सेवा करना मेरा पहला कर्तव्य है। तो फिर सरपंच जी, ऐसा इंतजाम कीजिए कि किशन का ढाबा हमेशा के लिए बंद हो जाए। आप दोनों बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और किशन का धंधा भी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तभी 3 साए चुपके से तालाब के किनारे आते हैं। ये धनराज सेठ, लालचंद सेठ और सरपंच है। उनके हाथों में कुछ प्लास्टिक की बोतलें हैं जिनमें गहरे रंग का केमिकल है। जल्दी करो, इधर उधर अच्छी तरह देख लो। अगर किसी ने हमें देख लिया तो सारी योजना यहीं खत्म हो जाएगी। चिंता मत करो सरपंच जी, ये केमिकल पानी में मिलते ही सारे झींगे और केकड़े मर जाएंगे। कल सुबह किशन इन्हीं से पकौड़े और करी बनाएगा। जो भी उन्हें खाएगा उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। फिर पूरा गांव उसी को दोष देगा। लेकिन अगर किसी को पता चल गया कि ये सब हमने किया है तो? अरे डरपोक, जब तक लोग सच समझेंगे तब तक किशन का ढाबा हमेशा के लिए बंद हो चुका होगा। जैसे ही वे केमिकल पानी में डाल रहे होते हैं, पास की झाड़ियों में छिपा गुड्डू ये सब देख लेता है। वह डर के मारे कांप रहा है। हे भगवान, ये लोग किशन के तालाब में जहर मिला रहे हैं। अगर सुबह लोगों ने ये खाना खा लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। गुड्डू घबराकर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी उसका पैर बारिश से भीगी सूखी टहनी पर पड़ गया और तेज आवाज हुई। उसी समय आसमान में बिजली भी कड़क उठी। आवाज सुनते ही तीनों चौंक कर पीछे मुड़ गए। कौन है वहां? बाहर निकल, वरना अच्छा नहीं होगा। डर के मारे गुड्डू धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर आ गया। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आप किशन के तालाब में जहर मिला रहे हैं। ये बहुत बड़ा पाप है। मैं अभी जाकर पूरे गांव को सब सच बता दूंगा। ओए, एक शब्द भी किसी के सामने निकाला तो याद रखना, तेरी और तेरे पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? सुन गुड्डू, अगर तूने किसी को ये बात बताई तो मैं पूरे गांव में अफवाह फैला दूंगा कि तेरी बहन का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। दूल्हे वालों के कान भी भर दूंगा और उसकी शादी हमेशा के लिए टूट जाएगी। अब सोच ले, सच बोलना है या अपनी बहन की खुशियां बचानी है? नहीं, ऐसा मत कीजिए। मेरी बहन की शादी बहुत मुश्किल से तय हुई है। उसकी खुशियां मत छीनिए। लेकिन किशन मेरा बचपन का दोस्त है। मैं उसके साथ धोखा कैसे करूं?
फैसला तेरे हाथ में है। अगर दोस्ती निभानी है तो अपनी बहन की खुशियां भूल जा, और अगर बहन की शादी बचानी है तो आज की रात जो कुछ देखा है उसे हमेशा के लिए भूल जा। याद रखना, अगर एक शब्द भी किसी के सामने निकला तो सबसे पहले तेरी बहन की बारात वापस लौटेगी। तेज बारिश और गरजती बिजली के बीच तीनों शैतानी हंसी हंसते हुए वहां से चले गए। गुड्डू पूरी तरह टूट चुका था। वह कुछ भी नहीं बोल पाया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। माफ करना किशन, मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। एक तरफ मेरी दोस्ती है और दूसरी तरफ मेरी बहन की पूरी जिंदगी। इतना कहकर गुड्डू वहीं सिर झुकाकर बारिश में भीगता हुआ रोने लगा, जबकि जहरीला केमिकल धीरे धीरे पूरे तालाब में फैल चुका था। बारिश के बावजूद ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई। बूढ़ा काका, चाचा और कई अन्य लोग आते हैं। किशन सबको बड़े प्यार से पकौड़े परोसता है। किशन, आज तो स्वाद और भी गहरा है। क्या कुछ नया डाला है? हाँ काका, आज मैंने थोड़ा खास मसाला डाला है। लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। आधे घंटे बाद अचानक बूढ़ा काका अपना पेट पकड़कर कराहने लगते हैं। मेरा पेट में बहुत तेज मरोड़ उठ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कोई आग जल रही हो। मुझे चक्कर आ रहे हैं। किशन, तुमने खाने में क्या मिलाया है? मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। देखते ही देखते ढाबे पर मौजूद लगभग सभी ग्राहकों की तबीयत खराब होने लगती है। धोखेबाज, तूने हमें जहर खिलाया है। तूने ज्यादा मुनाफे के चक्कर में सड़े हुए केकड़े इस्तेमाल किए हैं। किशन ने हमें बीमार कर दिया। इसे पकड़ो, इसे सजा मिलनी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सब कुछ ताज़ा इस्तेमाल किया है। मैं आप लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तभी किशन खुद भी एक पकौड़ा खाता है ताकि वह साबित कर सके कि खाना ठीक है। कुछ ही मिनटों बाद किशन का चेहरा पीला पड़ जाता है। लोग किशन को कोसते हुए वहां से चले जाते हैं। बाहर बारिश लगातार होती रही। ढाबे पर सन्नाटा छा जाता है। गुड्डू बिस्तर पर लेटा है, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं है। वो छत को घूर रहा है। उसे किशन का वह चेहरा याद आ रहा है जब वह दर्द से तड़प रहा था। मैं कितना स्वार्थी निकला। किशन ने हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर सका। सिर्फ बहन की शादी के डर से चुप रहा। लेकिन अब और नहीं। सच छिपाना भी गलत है। अब मैं सबको सच्चाई बताऊंगा। तभी उसकी बहन कमरे में आती है। वह गुड्डू की हालत देख लेती है। भैया, आप सोए नहीं? आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। क्या बात है? मुझे माफ कर दे छोटी। मैं एक बहुत बड़ा पापी हूं। किशन आज जिस मुसीबत में है उसका कारण मैं हूं। मैंने उन तीनों को तालाब में जहर मिलाते देखा था, लेकिन मैं डर गया। मैंने सोचा कि अगर मैं बताऊंगा तो तेरी शादी टूट जाएगी। क्या? ये सब धनराज और सरपंच ने किया? भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ, उन्होंने मुझे धमकी दी थी, लेकिन अब मैं और चुप नहीं रह सकता। मुझे किशन की मदद करनी होगी। भैया, मेरी शादी से ज्यादा जरूरी सच्चाई है। अगर ये रिश्ता सच सुनकर टूट जाता है तो ऐसा रिश्ता हमें नहीं चाहिए। सच बोलना सबसे बड़ा धर्म है। आप बिना डरे जाइए। पुलिस को सब सच बता दीजिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बारिश लगातार हो रही थी। गांव के चौराहे पर लोगों की भारी भीड़ जमा थी। किशन, जो जहरीला खाना खाने की वजह से अभी भी कमजोर था, जैसे ही उसकी नजर पुलिस की जीप पर पड़ी, उसका दिल घबराहट से बैठ गया। गांव वालों, मुझे एक गंभीर शिकायत मिली है। मुझे सच्चाई का पता लगाना है, इसलिए सरपंच, धनराज सेठ और लालचंद सेठ को यहाँ बुलाया जाए।
कुछ ही मिनटों में तीनों वहां पहुंचे। उनके चेहरों पर हल्की घबराहट थी, लेकिन वो उसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। अरे इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए, क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों जमा की? गुड्डू, अपनी बात सबके सामने दोहराओ। गांव वालों, मैं जो कहने जा रहा हूं वो बिल्कुल सच है। कुछ रात पहले मैंने अपनी आंखों से सरपंच धनराज सेठ और लालचंद सेठ को किशन के तालाब में जहरीला केमिकल डालते हुए देखा था। और जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मेरी बहन की शादी तुड़वा देंगे। मैं डर के मारे इतने दिन चुप रहा, लेकिन अब मैं और चुप नहीं रह सकता। किशन बेकसूर है, उसने कुछ गलत नहीं किया। सरपंच जी, क्या ये सच है? अगर आप निर्दोष हैं तो हम जांच करवा सकते हैं। तालाब से पानी के नमूने लेकर टेस्ट करवाए जा सकते हैं। ये सुनते ही धनराज सेठ का हौसला टूट गया। वो घबराहट में बोल पड़े, साहब हम बता देते हैं सच। ये सब सरपंच जी का आइडिया था। उन्होंने ही कहा था कि केमिकल डालने से किशन का धंधा बंद हो जाएगा। धनराज, तुम भी उतने ही जिम्मेदार हो। तुमने ही तो पहले मुझे पैसे देकर इस काम के लिए राजी किया था। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस इनके साथ था। मैंने खुद कुछ नहीं सोचा था, मुझे माफ कर दीजिए। तीनों की आपसी बहस और एक दूसरे पर दोष मढ़ने की कोशिश से पूरा सच भीड़ के सामने आ गया। इन तीनों को गिरफ्तार कर लो। इन्होंने ना सिर्फ एक ईमानदार आदमी की मेहनत बर्बाद की, बल्कि पूरे गांव की सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया है। गुड्डू, तूने आज मुझे नया जीवन दिया है। अगर तू सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटाता तो शायद मैं हमेशा के लिए बदनाम रह जाता। मुझे माफ कर दे यार, मुझे पहले ही सच बोल देना चाहिए था। मैं डर के मारे इतने दिन चुप रहा। तेरी इतनी तकलीफ की वजह मैं भी था। नहीं गुड्डू, डरना कोई गुनाह नहीं है। जो मायने रखता है वो ये कि आखिरकार तूने सच का साथ दिया, अपनी बहन की खुशियों से भी ऊपर सच्चाई को रखा। ये कोई छोटी बात नहीं है।